काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजेदार भी। ठीक, अब आता है क्या है, सबसे पहले कि हम सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे, क्या सीखने को मिलेगा, कहां तक टॉपिक चलता है, ये पहले देख लेते हैं। राइट, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट का डेफिनीशन, सॉलिड कहते किसको है, एक। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे इसका सॉलिड का क्लासिफिकेशन। राइट, क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे इसका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा यूनिट सेल्स और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के आगे इसमें फिर पढ़ेंगे इसका पैकिंग, डेफिनेट डी में, 1D में, 2D में और 3D में, कि किस तरह से क्लासिफाई होता है, इसका कैसे पैकिंग निकालते हैं। राइट, इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर इसके बाद अगला आता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, पैकिंग फ्रैक्शन और या पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर, फिर क्या पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन के बाद डेंसिटी कैलकुलेशन, डेंसिटी कैलकुलेशन। ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, क्योंकि जो भी क्रिस्टल नेचर में बना है वो क्या होता है, कोई भी परफेक्ट होता नहीं है, इम्प्योरिटी आ ही जाती है, तो किस तरह से डिफेक्टेड होता है। उसके बाद फिर आएगा उसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा टर्म हम लोग सीखेंगे सॉलिड स्टेट में। क्लियर, ये छोटे छोटे सारे टर्म्स हैं, जो जो टर्म्स कंप्लीट होता जाएगा हमें आइडिया चलता जाएगा क्लास में, अच्छा सर ने अब ये टॉपिक कर दिया, ये टॉपिक रह रहा है, ये टॉपिक रह रहा है, बीच में आता है सर ये टॉपिक कितने दिन तक चलना है। जब आप प्रॉपर्टीज का टॉपिक पढ़ लोगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद जब तक आप कोऑर्डिनेशन नंबर तक पढ़े, मिडवे में हो, ठीक, इसके बाद इन सारे टर्म्स का यहाँ पर यूज होना शुरू हो जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी तक आप टर्म्स सीखते हो, उसके आगे उसका यूजेस भी हम लोग करते हैं। राइट, क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, क्या पढ़ना है सॉलिड स्टेट में। राइट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड किसको कहते हैं और इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा। राइट बच्चे, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि हाँ सॉलिड इसको कहते हैं या इस चीज को कहते हैं। ठीक है, अलग तरह का डेफिनेशन आ रहा होगा अपने मन में। क्लियर, देखो हम भी जब पूछते हैं जनरली क्लास में बच्चों से तो कहते हैं सर जिसका डेफिनिट शेप होगा वो सॉलिड होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा वो सॉलिड होगा। क्लियर, जो रिजिड होगा वो सॉलिड होगा। क्लियर, मगर होता क्या है कि हम जब सोचते हैं तो लगता है हमने बिल्कुल सही सोच लिया, मगर कमियां हैं। कैसी कमी है, आपने कहा कि सर ये क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख लो मेरा शर्ट क्या रिजिड स्ट्रक्चर है, मैंने चेंज किया, अपने आप को शेप चेंज हो गया।
डेफिनिट शेप, आप शेप चेंज कर दो किसी सॉलिड का, पेपर का, क्लॉथ का शेप चेंज हो जाता है, क्या वो सॉलिड नहीं है। इस तरह से इलास्टिक ले लो, रिजिड स्ट्रक्चर, आप उसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड हो जाता है, छोड़ दो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो डेफिनिट नहीं है। क्लियर? तो आपको लग गया होगा कि नहीं सर मजाक से कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। नहीं, ठीक कह रहा हूं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है हमारा। क्लियर? कौन सा आंसर सही होगा या क्या आंसर सही होगा, ये सारी बातें आपने ठीक कही है, मगर इन सारी बातों में जो सबसे ज्यादा ठीक होता है, जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, वही हमारा डेफिनेशन बनेगा। क्लियर? अब मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, बताओ, सोचो कि मैंने सही लिख दिया या गलत लिख दिया। ठीक है, मैं लिखता हूं इसको, दो सबस्टांस having melting point above the room temperature are called solid, right? यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड कहते हैं। क्लियर? और फिर क्या होता है, कैसे होता है इसको समझते हैं। अगर वो चीज मेल्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी तक वो सॉलिड में है। अब हमारा फोम, रबर, क्लॉथ, पेपर सब सॉलिड हो गया, क्योंकि वो मेल्ट नहीं हुआ। हमने कुछ शेप, डेफिनेट, रिजिड स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कही उनसे। ये गलत नहीं हुआ डेफिनेशन, एप्रोप्रिएट डेफिनेशन हुआ। क्लियर? अब आता है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉलिड का। ठीक है, इसके साथ साथ ही लिखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन टर्म हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे कि और क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है सॉलिड का, राइट? इट हैज फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम। इसका क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है और क्या होता है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, हैंस फिक्स्ड डेंसिटी ऑल्सो। इसका डेंसिटी भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, राइट? यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर? अब किसी का मास और वॉल्यूम फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी भी फिक्स ही होगा। ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद दूसरा कह सकते हैं इसके बारे में, क्या होता है, इट हैज रिजिड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, ये भी रिजिड स्ट्रक्चर ही होता है। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उसका स्ट्रक्चर रिजिड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि इट हैज फिक्स्ड एज लेंथ। इसका एज लेंथ भी फिक्स्ड होता है जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते हो। इलास्टिक के केस में, रबर के केस में, राइट? क्लियर? मगर वो डेफिनेशन नहीं बनता। डेफिनेशन हमारा मेल्टिंग पॉइंट वाला ही सही था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। बाकी सब हम प्रॉपर्टीज में कंसीडर कर रहे हैं, डेफिनेशन नहीं एक्सेप्ट करते उन्हें। फिक्स एज लेंथ। क्लियर? अब देखो, एज लेंथ फिक्स्ड होना भी हमें बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन कह देता है कि इसका फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है। हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि यह फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है। आप देखोगे क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है। सिंपल सॉलिड अगर देखेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, राइट? या लेंथ के टर्म में निकालेंगे। हमारा लेंथ फिक्स है, एज लेंथ फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। वॉल्यूम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास भी फिक्स हो जाता है, तो एक दूसरे को कोरिलेट करता है, राइट? यानी कह सकते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। क्लियर? यानी अगर ये फिक्स है तो वॉल्यूम फिक्स होगा,
डेंसिटी फिक्स है तो मास फिक्स होगा, और मास वॉल्यूम फिक्स है तो इसलिए डेंसिटी फिक्स होगा। राइट, इस तरह से हम आंसर अपना जैसा उसने पूछा, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिया। राइट, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद आता है क्या और प्रॉपर्टीज हो सकता है? हाँ, आप लिखते चलिए, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होता है। मैं एक और लिख देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्या होता है कि रिजिड स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, एज लेंथ फिक्स कर दिया, मास वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स बता दिया। अब होता है इसका एक प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट हैज टू टाइप्स। क्लियर, इसके दो टाइप्स होते हैं। आप इसको प्रॉपर्टीज में कह दो या सीधा कह दो सर आपने तो क्लासिफिकेशन बता दिया, तो ऐसे सब पॉइंट्स बड़े सारे बन जाएंगे। हम इसको यहां प्रॉपर्टीज में कहते हैं इट हैज टू टाइप्स। कौन कौन सा? एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हो गया, इट हैज टू टाइप्स, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आ गया दो टाइप। अब आप टाइप ऑफ सॉलिड पूछा तो आपने ये दो टाइप लिख दी। डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन बता दी। प्रॉपर्टीज पूछा, प्रॉपर्टीज बता दी। इन बिटवीन क्वेश्चन पूछा कि भाई मास क्यों फिक्स होता है, वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, डेंसिटी क्यों फिक्स होता है, ये भी आप आंसर लिख दिए। एक और होता है क्वेश्चन आ जाता है कि रिजिड स्ट्रक्चर क्यों होता है। क्लियर, अब देखो रिजिड स्ट्रक्चर क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या समझना है? हमें समझना है अब फोर्स। ठीक, क्या होता है कि जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं, ये दो चीज पे डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का। क्लियर, एलियर से पढ़े होगे, फिर भी मैं रिपीट करा देता हूं आपको। ठीक है, क्या होता है? एक होता है यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा होता है थर्मल फोर्स। राइट, देखो बेटे, मॉलिक्यूलर फोर्स मैं इसको कहता हूं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, और थर्मल फोर्स ऑफ रिपल्सन, थर्मल फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर, मॉलिक्यूलर फोर्स चीजों को पास लाना चाहता है और थर्मल फोर्स पार्टिकल्स को दूर ले जाना चाहता है। अब क्या हुआ, सब्सटेंस अगर हमारा सॉलिड हो गया, राइट, अगर सॉलिड हुआ कोई चीज तो किस कारण से हुआ, और लिक्विड हुआ तो क्यों हुआ, और फिर अगर वो गैसियस है तो गैसियस क्यों है, ये चीजें हमें समझना है। क्लियर, देखो बेटे, ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये थर्मल फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दो चीजें आपस में कंपटीशन करता है। क्लियर, और अगर मॉलिक्यूलर फोर्स विन कर गया और थर्मल फोर्स डिफीट हो गया, क्लियर, चीजें पास पास होगा तो रिजिड होगा और वो सॉलिड हो जाएगा। क्लियर, और मॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल फोर्स दोनों काउंटर बैलेंस हो गया, वो लिक्विड होगा। और अगर ऐसा हो गया कि मॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल फोर्स में थर्मल फोर्स विन कर गया, कभी भी कोई विन कर सकता है, हम आप में से भी, तो गैस हो जाएगा। क्लियर, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेट आर इंटर कन्वर्टेबल। अब बच्चे फिर इसमें आ जाते हैं, सर ये प्लाज्मा भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, पढ़ा होगा, पढ़िए, मगर नेचुरल स्टेट हम तीन ही पढ़ेंगे। राइट, क्लियर। अब आता है कि सर सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्स विन कर गया, गैस हो गया, थर्मल फोर्स विन कर रहा है, और जहां पर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कभी ऐसा भी आता है, तो क्या होता है, वो लिक्विड हो जाता है। क्लियर, लिक्विड और गैस दोनों का मॉलिक्यूल्स मूव करता रहता है, इसलिए हम लोग कई बार इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इन दोनों टर्म को मिलाकर एक नया टर्म भी लेके आते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। क्लियर, हाँ, कई बार कई जगह पे पढ़ते होंगे कि सब्सटेंस दो ही होता है, वो भी ठीक है,
क्या आप ज्यादा कह रहे हैं वो भी ठीक है, कम कह रहे हैं वो भी ठीक है। कैसे? अब देखो कि जिसका पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है, वो सॉलिड हो गया। जिसका पार्टिकल मूव कर सकता है वो क्या कहते हैं, फ्लूइड हो गया। तो क्या होता है, वो लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल फ्लूइड करता है, मूव कर रहा था, फ्लो करता है, इसलिए फ्लूइड कहलाए। तो दो टर्म ये हो सकता है। तो हम लोग फ्लूइड को छोड़ते हैं, बाकियों को छोड़ते हैं, हम सॉलिड को देखते हैं आज। राइट, सॉलिड मॉलिक्यूलर फोर्स डोमिनेट कर रहा है थर्मल फोर्स में, बार बार कह रहा हूं मैं। उसके बाद ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स या मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज रिजिड। क्लियर? यानी रिजिड होने का आंसर कौन दे रहा है, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग होना, पार्टिकल्स का काफी क्लोज होना। जिनको ना याद होने की बात हो वो नोट डाउन कर लेंगे। राइट, क्लियर? क्या होता है कि जब मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली क्लोज, दैट्स व्हाई सॉलिड आर रिजिड इन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो हमारा सॉलिड उसके क्लासिफिकेशन पर इतना ही टर्म था। अब आता है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। क्लियर? ये दूसरा सेगमेंट हमारा पूरा हो गया। पहला था इंट्रोडक्शन चैप्टर का। राइट, इसके बाद आ गया कि सॉलिड किसको कहते हैं। अब आता है कि टू टाइप्स ऑफ सॉलिड को कैसे पढ़ना है। राइट, शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग भी तैयारी कीजिए अगले टॉपिक का। राइट, डिस्कशन हम लोग करेंगे। डिस्कशन कभी भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक। क्या टॉपिक कहा है हमने कि क्या होता है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्लियर? पहले तो देखो बेटे, एमॉर्फस और दूसरा क्या है, क्रिस्टलाइन। राइट बच्चे, समझ में आ रहा है चीजें? ठीक, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्लियर? देखो बेटे, अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें समझ में ज्यादा आएगा चीजें। अब ये दो बॉक्स है। राइट, यहां पर पार्टिकल्स को हमने क्या किया, रेंडमली रखना शुरू कर दिया। कोई पैटर्न ऑब्जर्व आप कर रहे होगे तो पता नहीं, हमें यहां से यहां तक में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। और अब क्रिस्टलाइन को समझाना है तो हमने क्या किया, इन पार्टिकल को, कई बार बच्चे सोचने लग जाते हैं सर ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है। बेटा, ये जो पार्टिकल है वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स कहने का सेंस है हमारा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, पार्टिकल्स मतलब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए देयर इज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, नथिंग एल्स। राइट, अब देखोगे आपको समझ में आ रहा होगा पिक्चर देख के ही, एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का डेफिनिट पैटर्न नहीं है, और इसमें क्या होता है, डेफिनिट पैटर्न होता है। किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। राइट, और इसमें नहीं होता है। अब क्या कहेंगे हम लोग, इसको टर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड में इट हैज लॉन्ग, एमॉर्फस में लिखेंगे इट हैज शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। टीचर यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर ढूंढेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इट हैज नो सिमिलर पैटर्न ऑन इंटायर बॉडी। इसके इंटायर बॉडी में सिमिलर पैटर्न नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। और क्या होता है यहां पर, सिमिलर पैटर्न होता है। क्या होता है, सिमिलर पैटर्न ऑन इंटायर बॉडी। और यहां पर क्या होगा, नो सिमिलर पैटर्न।
यहां पर सिमिलर पैटर्न नहीं होगा। क्लियर? इसको सीधा सा लिखेंगे, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उसके बाद अगला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड, और इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू सॉलिड कहते हैं। राइट? यानी पेपर, प्लास्टिक वगैरह क्या होता है, अपने ही वेट के कारण टिल्ट हो जाता है, शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, तो उसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। इनका क्या होता है, बिल्कुल शेप सेम रह जाता है, होल्ड कर लेता है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला होता है, इट हैज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और इसके बारे में है, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, रेंज है, और यहां पर क्या होता है, हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने लिया, मान लो मेटल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाएगा, और कोई अमॉर्फस लेंगे प्लास्टिक, अलग अलग सोर्स से एक ही टाइप का प्लास्टिक, वो अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। राइट? क्यों भाई, इसका क्या आंसर है, क्यों हो रहा है ऐसे? अब देखो बेटे, यहां पैटर्न सेम है, डिस्टेंस सेम है, लैटिस सेम है, लैटिस एनर्जी सेम है, तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो गया। लैटिस इंथैल्पी यहां पर आंसर है। यहां पर पैटर्न सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग है, लैटिस अलग है, लैटिस इंथैल्पी अलग होगा, लैटिस एनर्जी अलग होगा, तो रेंज अलग आएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद और क्या होता है, इट हैज नो क्लीवेज प्रॉपर्टी, और इसमें क्या होगा, इट हैज क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखो क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्या होता है। आपने एक शार्प एज सब्सटेंस से, नाइफ से उसको कट किया, और यहां पर जब भी ब्रेक करोगे, कट करोगे, तो एक शार्प एज आएगा, सरफेस स्मूथ होता है। क्लियर? कई बार बच्चे कहते हैं सर एमॉर्फस में भी स्मूथ मिल जाता है। बेटे पॉलिशिंग से स्मूथ कर देते हैं, पॉलिश करके स्मूथ करने से सरफेस स्मूथ नहीं हो जाता। राइट? क्लियर? अगला होता है, इसमें अगला प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और इसके बारे में क्या कहेंगे, इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, यहां पर देखोगे क्या चीज, आइसोट्रॉपिक इन नेचर और एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, यहां पर क्या देखे थे, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर और इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टर्म पूछा जा सकता है। इसी तरह से आइसोट्रॉपिक इन नेचर और एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर क्या होता है, ये पूछा जाता है। क्लियर? अब देखो बेटे, ये एमॉर्फस सॉलिड है, राइट? इसका कोई भी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, यहां पर आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने चेक किया, वैल्यू एक्स है, इस डायरेक्शन में भी वैल्यू एक्स है, इस डायरेक्शन में चेक कर लिया, वैल्यू एक्स है। कोई भी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां चेक कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आंसर कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। राइट? क्लियर? तो क्या हो गया, ये एमॉर्फस हो गया, यानी आइसोट्रॉपिक हो गया। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, लिखोगे, व्हेन प्रॉपर्टीज आर क्या चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं, यहां पर वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्स ही आया,
यहां पर y आ गया और इस डायरेक्शन में क्या आ गया, z आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में अलग वैल्यू आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू अलग आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी, वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एन आइसोट्रॉपिक है, यानी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर। अब आता है कि सर आपने बता तो दिया, एग्जाम्पल्स तो बताओ सर कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम क्लास लिख रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितना एग्जाम्पल लिखते हैं। क्लियर। अब देखो एमॉर्फस में हमने लिखा क्या चीज, रबर, पेपर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, ग्लास, राइट। क्लियर। और एक लिखते हैं सिलिकॉन, ठीक है, कुछ सोच के लिख रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि इस लाइन में लिखते हैं कोवैलेंट, उसके बाद आयोनिक, कोवैलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, फिर क्या होता है मेटेलिक सॉलिड, और फिर होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। राइट। क्लियर। मैं एक बार जल्दी जल्दी में बोल देता हूं। कोवैलेंट सॉलिड डायमंड ग्रेफाइट, आयनिक सॉलिड है सॉल्ट्स, NaCl, KCl, CuSO4। मेटेलिक सॉलिड मेटल्स जितने भी हैं, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड ड्राई आइस, सॉलिड CO2 जिसको कहते हो, आयोडीन हो गया, सॉलिड अमोनिया हो गया, और पढ़ेंगे अभी है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। राइट। अब आता है क्वेश्चन कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिया कि भाई शॉर्ट रेंज क्या होता है, लॉन्ग रेंज क्या होता है, स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्यों होता है। यहाँ पे जब पैटर्न ही नहीं सेम है क्लीवेज प्रॉपर्टीज नहीं आएगा, यहाँ पर पैटर्न सेम है क्लीवेज प्रॉपर्टीज ही आएगा। राइट। आइसोट्रॉपिक क्यों है, नेचर डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, और यहां पर एनआइसोट्रॉपिक क्यों है, नेचर यानी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आगे सर आपने 4-4, 5-5 एग्जांपल दिए, क्वेश्चंस बड़े सारे आ सकते हैं। अब आप उसको चेक करोगे, क्लासिफाई करोगे कि वो एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछते हैं, आप आंसर सोचिए, मैं देता जाऊंगा आंसर। क्लियर। अब रबर है, मैंने रबर कह दिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया एमॉर्फस सॉलिड है। अब मैं बदलना शुरू कर दिया, भाई बुना एस, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, दिस रबर, दैट रबर, भैया रबर है रबर। सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से रबर नहीं बदल रहा है, एमॉर्फस नेचर नहीं बदल जाता, सर्पेंट बदल लेने से नेचर वही रहता है हमारा आपका। वैसे यहां पर है, रबर के आगे पीछे कुछ भी लगा दे है वो एमॉर्फस। पेपर है, अब कोई भी पेपर लिख दिया, ग्लॉसी पेपर लिख दे, ठीक है, ये पेपर लिख दे, दैट पेपर लिख दे, वाटर प्रूफ पेपर लिख दे, कंफ्यूजन नहीं है एमॉर्फस। प्लास्टिक भी PVC है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, दिस है, दैट है, नाइलॉन है, नाइलॉन 6 है, पता नहीं कितनी तरह से कितने टाइप का प्लास्टिक, एक चैप्टर ये पॉलीमर हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, मगर प्लास्टिक है वो, फाइबर है वो। राइट। क्या होगा वो एमॉर्फस होगा। ड्राई वुड है, वुड में तो कोई ऑप्शन नहीं है। ग्लास, ग्लास में भी कंफ्यूजन होता है। फाइबर ग्लास, भैया फाइबर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, फाइबर क्रिस्टलाइन है, कहीं नहीं लिखा गया है। इसी तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास, राइट, यार ये तो बुलेट प्रूफ है, ये क्रिस्टलाइन में चला जाएगा नहीं, कुछ भी सफिक्स लगा है तो ग्लास, क्या रहेगा वो एमॉर्फस सॉलिड रहेगा। क्लियर। इसके बाद
अगला क्या होगा? सिलिकॉन। मैंने कहा था कुछ सोच के लिखा हूं। एमॉर्फस सिलिकॉन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एमॉर्फस है वो, राइट। हम मैक्सिमम चीजों में सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं। मोबाइल डिवाइस में ले लो, सिम कार्ड बनाते हैं उसका, मेमोरी डिवाइसेस बनाते हैं, पीजोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बनाते हैं, पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बनाते हैं, उसमें इसको पढ़ेंगे। इसके बगैर काम ही नहीं चलना है, राइट। हम आज आपके सामने ड्यू टू सिलिकॉन, ये नहीं होता हम आपके सामने नहीं होते, राइट। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिटेल पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन, वो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है, वहीं पे पढ़ेंगे, राइट। क्लियर। अब आता है इस सेगमेंट में एक और चीज जो मन में बच्चों को चलता रहता है, ठीक है, उसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक ये आता है कि सर कुछ जादू दिखा दो, बहुत पढ़ लिया, चलो एक जादू करते हैं, पूछते हैं आपसे, एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सोचो सोचो कि क्या कन्वर्ट हो सकता है या कन्वर्ट नहीं हो सकता है। हाँ, कह सकते हो सर ने लगा दिया है तो होगा ही, कन्वर्ट होता ही होगा, इसलिए सर ने लगा दिया है, राइट। स्मार्ट हो, सही सोच रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है। हम लोग एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं अगला टॉपिक, क्या चीज? कन्वर्जन ऑफ एमॉर्फस इनटू क्रिस्टलाइन। कन्वर्जन ऑफ एमॉर्फस इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड, भाई आपने आप समझ लेना, कन्वर्जन ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफिकल्ट है मगर पॉसिबल है, ठीक। कुछ चीजें आसानी से भी हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल है I2 आप सॉलिड लो, राइट, वो क्या है? ब्लू ब्लैक कलर का है, ब्लू ब्लैक कलर का है, राइट। अब इसको आप क्या कर दो? हीट कर दो, कहां तक? तो हीटेड टू मेल्ट, इतना हीट कर दो कि वो मेल्ट हो जाए, राइट। और स्लो कूलिंग कर दो, स्लो कूल करो, धीरे धीरे कूल करो, वो आयोडीन सॉलिड ही रहेगा मगर क्या हो जाएगा? कलर मेटेलिक ब्लू, ठीक है, राइट। बड़े सारे डिवाइसेस हैं, उससे हम कंफर्म कर लेते हैं इसको, यही हुआ है। यहां हम आपको पहचान के लिए बता देते हैं, डिवाइस नहीं है हमारे पास। ब्लू ब्लैक कलर था ड्यू टू एमॉर्फस नेचर, और मेटेलिक ब्लू, चमकीला ब्राइटनेस के साथ ब्लू कलर जब आता है तो ये क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, इसलिए मेटेलिक ब्लू कलर हो जाता है, राइट। क्लियर। इसी तरह से क्या है? ग्लास, ध्यान देना, ग्लास एमॉर्फस होता है, क्लियर, मगर क्या होता है? ग्लास, ठीक है, जब मिल्की कलर हो जाता है, क्या हो जाता है? मिल्की कलर, ठीक। कहां पर? तो एंशिएंट बिल्डिंग में, एंशिएंट बिल्डिंग्स में, ड्यू टू प्रोलॉन्ग चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। ये दो चीज देखोगे, ये घर में रखा हुआ नहीं, एंशिएंट बिल्डिंग में, लाल किला में चले जाओ, शीश महल जयपुर में चले जाओ, जयपुर में ही है ना, ठीक है, पता कर लेना भी। अब क्या होता है वहां पे? देखोगे कहीं कहीं पे वो क्या होता है? मिल्की कलर का हो गया है। जब उसको हम लोग चेक करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है, क्या होता है? वहां पे एक डेफिनेट पैटर्न दिखता है,
प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होता रहा, काफी लंबे टाइम में धीरे धीरे पार्टिकल्स अरेंज्ड हो गया एक रेगुलर पैटर्न में, तो क्या हो गया, वो क्रिस्टलाइन हो गया। और जो ग्लास है वो क्या होता है, एमॉर्फस रहता है। बाकी ग्लास जो मिल्की नहीं हुआ है उसी का कुछ पार्ट, राइट। इसी तरह से एक और चीज यहां पर पूछा जाता है कि ग्लास क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार लोग पूछ लेते हैं कि वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, राइट, या सुपर कूल्ड फ्लूइड। बेटे ये आप अपने घर के ग्लास पैनल्स में भी देख सकते हो, विंडो में लगा हो या डोर में लगा हो, राइट, क्लियर। 4 साल 5 साल के बाद आप देखोगे, ठीक है, नीचे से वो थिक हो गया, ऊपर से थिन हो गया, नीचे से मोटा हो गया, ऊपर से वो पतला हो गया है, राइट, क्लियर। जब ऐसा दिखता है, वो हिलने लगता है, तो हम लोग सीधा सीधा एक ही को ब्लेम करते हैं, यार रबर ढीला हो गया, हाँ, अपना ब्लेम दूसरे को दे देते हैं। नहीं, ऐसा यहां भी कर रहे हैं। रबर का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, रबर तो रबर है, चाहे ऊपर है या नीचे है। गलती ग्लास की है, धीरे धीरे वो फ्लो करता है, स्लोली इट हैज टेंडेंसी टू ब्लो डाउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, राइट। इसलिए नीचे से थिक हो जाता है, ऊपर से थिन हो जाता है। रबर तो दोनों जगह था, नीचे का स्ट्रॉन्ग क्यों है, हिल क्यों नहीं रहा, ऊपर से क्यों हिल जाता है। गलती किसकी है, ग्लास की। इट हैज टेंडेंसी टू ब्लो डाउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, ठीक। इसमें एक पोर्शन और रह गया है, वो इसका रिवर्स है, क्लियर। रिवर्स पार्ट करते हैं। अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्या चीज, हाँ, क्रिस्टलाइन इनटू एमॉर्फस, राइट, क्लियर। क्रिस्टलाइन इनटू एमॉर्फस कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू क्या चीज, एमॉर्फस सॉलिड। वही आयोडीन जो अब क्या है, ब्लू, कैसा, मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक ब्लू कलर जो था उसको आपने क्या किया, हीटेड टू मेल्ट, और सडन, स्लो की जगह क्या किए, सडन कूल कर दिए, आयोडीन सॉलिड हो गया, और क्या हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, राइट। पहले क्या होता, ब्लू ब्लैक से मेटेलिक ब्लू हो गया था, क्रिस्टलाइन हो गया था। इस बार मेटेलिक ब्लू से वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, क्यों, टाइम ही नहीं दिए, सडनली वो क्या हो गया, पुराने पोजीशन पे जल्दी से नहीं आ पाया। भाई देखो, इसको ऐसे समझते हैं, क्लास में टीचर हैं, बच्चे सब ओरिएंटेड है, अपनी अपनी जगह पे है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, राइट। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, उसको क्लास में जल्दी से चला गया बाहर और अंदर आ गया तुरंत, आपको मौका ही नहीं मिला अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने, आप कहीं कहीं बिखरे हुए थे, किसी का हाथ किसी के सिर पे जा रहा था, किसी का जूता किसी के सिर पे था, ये सिचुएशन थी, एमॉर्फस था, हमने टाइम नहीं दिया, सडन काम हो गया, आप पकड़े गए, एमॉर्फस हो गए, राइट। और आराम से कहीं 5 मिनट में आ रहा हूं भाई, 10-12 मिनट में आया, आपको लग रहा था सर अब आ गए, आप एक पैटर्न में चले आए हो। जब आप पैटर्न में आ गए तो क्या हो गया, वो क्रिस्टलाइन हो गया। तो यहां पे सडन का मतलब हो गया हमने उन्हें टाइम नहीं दिया, राइट। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है हमारा कौन सा, आप क्या ले लो, कोई भी मेटल ले लो, राइट। उसको क्या करो आप, हीटेड टू मेल्ट, हीटेड टू मेल्ट, राइट, क्लियर। और क्या कर दो, इसको सडन कूल कर दो, क्या कर दो, सडन कूल कर दो। वो जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, एमॉर्फस हो जाएगा, ये एमॉर्फस हो जाएगा, और ये क्या रहेगा,
क्रिस्टलाइन था। राइट, क्लियर। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पैटर्न को ही देखेंगे। हमने कूल किया था, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और कूल कर दिया, राइट। तो जैसे ब्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में मेल्ट हो जाता है, कोई पैटर्न वो ला ही नहीं पाता उतने सडन कूलिंग के कारण, तो एमॉर्फस फॉर्मेशन हो जाता है। राइट बच्चे, क्लियर। जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको साथ में पुट कर दिया है। यहां पर भी क्वेश्चन यही दो है, हाउ एमॉर्फस कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू एमॉर्फस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। राइट, अब आप क्या करेंगे आज का, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप क्या करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.1 to 1.10 आप 10 क्वेश्चन ये बनाएंगे, ठीक है। और मैं बता दूं पूरे टॉपिक को कवर किया गया है, पूरा एनसीईआरटी कवर है, अपर लेवल कवर है। आप नीट का क्वेश्चन बना के देखेंगे, जेईई मेन का क्वेश्चन बना के देखेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी से बाहर किसी में भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिछले साल सीबीएसई ने सॉलिड स्टेट को निकाल दिया था, इस साल फिर ऐड कर दिया है। हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है और आपको भी पढ़ना है। टिल देन बाय, मेहनत करके आइए। अगली क्लास में आय का टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट सेल्स वगैरह पढ़ेंगे,